नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास में। आज के इस सेशन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के सेट नंबर 3 को करेंगे, जिसमें कि देखेंगे कि किस अप्रोच के साथ आपको इनको अटेम्प्ट करना चाहिए। आपके जो आगामी एग्जामिनेशंस हैं उसमें इससे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ही स्पोक टू मी पोलाइटली। अब यहाँ क्या करना है आपको, ये जो अंडरलाइन वर्ड है हमारा, इसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। अब देखिए, जब बात आती है पार्ट ऑफ स्पीच की तो हम जानते हैं इसका डिफिनेशन क्या है कि किसी भी वर्ड का जो वाक्य में यूज है दैट डिटरमिन्स वेदर इट इज गोइंग टू बी एनी वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब ये किस पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में कार्य करेगा यह निर्धारित इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर है। अब देखते हैं ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। स्पोक जो है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और टू मी किससे बोला गया, ये हमारा पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, रिसीवर का कार्य कर रहा है। और ये जो है ना आपको एक तरीका बता रहा है कि किस मैनर में आपने स्पीकिंग की है। मतलब ये हमारा एक हो जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कि बताता है इन विच मैनर एन एक्शन हैपेंस। क्लियर है। अर्थात इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडवर्ब, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब यहां पे सेंटेंस है ही इज इनसाइड फॉर इट इज रेनिंग आउटसाइड। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपका। कैसे, तो देखेंगे कि फॉर का प्रयोग हम करते हैं एक प्रीपोजिशन के तौर पे भी, एक कंजंक्शन के तौर पे भी, ठीक है ना। तो यहां पे देखेंगे कि किस रूप में ये कार्य कर रहा है। अब देखिए, फॉर से पहले आप देख रहे हैं यहां पे एक क्लॉज है। क्लॉज के लिए आवश्यकता किस चीज की होती है, तो देखेंगे उसके पास सब्जेक्ट होना चाहिए और अपना फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, या दूसरे शब्द में बोले तो आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसके पास है दैट इज योर क्लॉज। क्लियर है। अब देखेंगे कि फॉर के बाद भी हम देख रहे हैं कि क्लॉज है। कैसे, तो यहां देख रहे हैं ये हमारा सब्जेक्ट है और यहां से यहां तक लेकर के आप प्रेडिकेट बोल सकते हैं, या फिर इज को आप फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं। क्लियर है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखना है क्या कि ये दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है, तो जोड़ने का काम किसका होता है, कंजंक्शन का होता है। अर्थात इस सेंटेंस में यहां पर जो हमारा वर्ड है फॉर, ये कैसा फंक्शन कर रहा है, तो कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही वर्क्स वेरी हार्ड। बहुत यहां कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, बस देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। ही वर्क्स, वह कार्य करता है। वर्क्स यहाँ पे क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। क्लियर है। और कार्य कैसा करता है, तो हार्ड करता है। तो यहां पे देखेंगे कि हार्ड शब्द जो है ना, ये बता रहा है कि एक्शन कैसे परफॉर्म किया जा रहा है, एक्शन का नेचर क्या है। मतलब यहां पे मैनर की बात की जा रही है ना। यहां पे देखेंगे कि हमारा वर्क है कैसा, तो ये हमारा एक क्वालिफायर के रूप में कार्य करता है वर्ब वर्क्स के लिए। अर्थात ये क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। साथ ही साथ देखेंगे वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्वालिफाई कर रहा है हार्ड की। इसकी इंटेंसिटी को बता रहा है कि इसको किस डिग्री में किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, ठीक है ना। अर्थात ये भी एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझना है। हार्ड का प्रयोग हम करते हैं एक एडजेक्टिव के तौर पे भी, जैसे हमने बोला दिस इज वेरी हार्ड। अब यहां देखिएगा इसमें क्या है, हार्ड किसके लिए आया, दिस के लिए आया। दिस क्या है, हमारा प्रोनाउन है। और नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव का कार्य ही होता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ऐड करना। क्लियर है। यहां पे हार्ड देख रहे हैं। अब एक चीज और समझना है, हार्ड से हमारा एडवर्ब हार्डली नहीं बना है, ये ध्यान रखना है आपको। ये हार्ड से नहीं बना है। हार्डली अपने आप में एक अलग है, जिसकी हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में। मतलब जैसे बोलते हैं ना बमुश्किल, कोई भी चीज जो न के बराबर होता हो, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, बारंबारता की बात करते हैं। आप मैथ्स में पढ़े होंगे बारंबारता सारणी, तो वहां पे ये समझेंगे आप, ठीक है ना। अर्थात हार्डली अपने आप में एक वर्ड है, लेकिन ये हार्ड से नहीं बना है। क्लियर है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी एडवर्ब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर कहता है ही हार्डली रन्स फास्ट। अब देखिए आगे आपके सामने यहां पे रन्स फास्ट जो है ना हमारा, सबसे पहले देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है जो कि 5वें फॉर्म में है, और फास्ट क्वालिफाई कर रहा है किसको, रन्स को, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। क्लियर है।
अब देखेंगे हार्डली क्या बता रहा है कि वह बमुश्किल तेजी से दौड़ता है, मतलब नहीं के बराबर कभी नहीं दौड़ता है। इस सेंस में हम हार्डली का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ब रन्स को, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्लियर है? एक बार फिर देखेंगे कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी बॉट सम एप्पल्स, उसने कुछ एप्पल्स खरीदे। ठीक है ना? अब आपको बताना है कि सम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब देखेंगे कि सम किसके लिए आ रहा है, तो सम बता रहा है एप्पल के बारे में कि एप्पल कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या है इसकी। ठीक है ना? इस अर्थ में हम देखेंगे कि ये किसी भी नाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब एक डिटर्मिनर के रूप में प्रयुक्त होता है। डिटर्मिनर का काम होता है कि किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर के उसको लिमिट करना, उसके बारे में बताना कि उसकी संख्या कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, वो पर्टिकुलर है या जनरल है, ये जानकारी देना। क्लियर है? अर्थात यहां पे इसका काम है एक डिटर्मिनर के रूप में। और डिटर्मिनर क्या है? डिटर्मिनर एक प्रकार का एडजेक्टिव ही होता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? साथ ही साथ एक चीज और देखेंगे, सम का प्रयोग हम करते हैं दो पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में, एक तो प्रोनाउन के रूप में कार्य करता है और एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। क्लियर है? अब देखना है, अगर हम देखेंगे वाक्य में अकेले प्रयुक्त हो रहा है, इसके आगे कोई हमारा नाउन नहीं है, तब तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। और दोनों स्थिति में ये है काउंटेबल नाउन्स के लिए भी प्रयुक्त होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए भी प्रयुक्त होते हैं, ये भी ध्यान देना है। अब देखना है कि अगर एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो देखेंगे इसके आगे प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा काउंटेबल की स्थिति में, और जब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल तो सिंपली सिंगुलर में ही होते हैं। क्लियर है? इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है सुगर टेस्ट्स स्वीट। अब आपसे पूछा गया यहां पे स्वीट जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है ना? अंडरलाइन करना भूल गया तो पार्डन मी फॉर दिस। कहता है सुगर टेस्ट, सुगर जो है चीनी जिसे बोलते हैं, टेस्ट होता है, मतलब इसका स्वाद कैसा है, तो स्वीट है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, टेस्ट हमारा वर्ब है, लेकिन अब आप कहेंगे कि सर ये बता रहा है कि टेस्ट करने पे स्वाद ऐसा आ रहा है, तो क्या ये एडवर्ब हो गया? नहीं, कतई नहीं होगा। इसके पीछे एक रूल है। क्या है कि कुछ हमारे सर्टेन वर्ब्स होते हैं, जैसे आप फील की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, स्मेल की बात करते हैं, ठीक है ना, सीम की बात करते हैं, अपीयर की बात करते हैं, लुक की बात करते हैं। तो ये सब जो हमारे वर्ब्स होते हैं ना, इनके बाद हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ना कि एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दिस इज द बॉय हु वॉन द प्राइज। अब यहाँ पे आपको पूछ लिया गया है कि भैया हु का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंजंक्शन के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन बेसिकली ये क्या होते हैं? हमारे एक रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो कि कंजंक्शन के रूप में भी कार्य करते हैं। तो डायरेक्ट आप कभी भी कंजंक्शन के रूप में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना? बावजूद इसके कि यह कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक प्रोनाउन की है। कैसे? तो देखिए, प्रोनाउन का कार्य होता है किसी नाउन के बदले में आना, और यहां देख रहे हैं इसका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट हम बोलते हैं पूर्ववर्ती को। एंटीसीडेंट बॉय है, और बॉय हमारा क्या है? नाउन है, और नाउन के बदले में आकर के ये कार्य कर रहा है, जिस कारण से ये प्रोनाउन होगा। और चूंकि इसका संबंध स्थापित कर रहा है दूसरे क्लॉज के साथ, जिसके कारण से इसे हम रिलेटिव बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अर्थात यहां आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रोनाउन में भी हम देखेंगे कि ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी कार्य करता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। मैं आपसे ये कहूंगा कि एक बार ना ग्रामर जो है ना, एकदम बेसिक ग्रामर जो है ना, उसको एक बार गो थ्रू हो लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कम से कम, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है ना? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी कार्य करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कहता है सी विल अराइव आफ्टर लंच। अब देखेंगे एक बार फिर से कि आफ्टर का प्रयोग भी हम दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में करते हैं। एक तो होता है हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है ना, और एक होता है हमारा कंजंक्शन। ये ध्यान रखना है आपको। जब कभी भी हम बात करेंगे कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन में देखेंगे या तो हमारा वो होना चाहिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या सबऑर्डिनेटिंग, या कोरिलेटिव। और वहीं देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो इक्वल रैंक के वर्ड, फ्रेजेस और क्लोजेस को जोड़ते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में देखेंगे कि वो क्लॉज को जोड़ते हैं। तो क्लॉज को जोड़ने के लिए क्या होता है? वहां पे सब्जेक्ट प्लस हम देखेंगे प्रेडिकेट वाली स्थिति होनी चाहिए।
तो यहां देख रहे हैं कि सब्जेक्ट इसके बाद नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, अर्थात एक चीज है कि इस सेंटेंस में ये क्या है, कंजंक्शन का कार्य नहीं कर रहा है। और प्रीपोजिशन में हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद हम या तो नाउन का प्रयोग करेंगे या नाउन इक्विवेलेंट का प्रयोग करेंगे। इक्विवेलेंट में प्रोनाउन वगैरह सब आ जाता है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि समतुल्य, के समकक्ष, के बराबर। क्लियर है। अर्थात यहां पे देखेंगे लंच जो हमारा नाउन है, एक मील का नाम है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही इज द वेरी बॉय हु हेल्प मी। अब देखेंगे कि वेरी का प्रयोग हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक एडवर्ब के रूप में करते हैं, लेकिन यही अगर उसके फंक्शन पे अगर ध्यान ना दे वाक्य में तो क्या होगा, आता हुआ क्वेश्चन भी आपके हाथ से निकल जाएगा, मार्क्स आपके कट जाएंगे। आने वाला तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो आपने कमाया है वो भी आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे वेरी क्वालिफाई कर रहा है किसको, वर्ड नाउन जो हमारा है बॉय उसको। अब देखेंगे इसका मतलब क्या है। जब हम द वेरी का प्रयोग करते हैं किसी नाउन के पीछे पहले, तो हम देखेंगे इसका मतलब होता है द सेम। द सेम मतलब यहां पे अर्थ हो गया ही इज द वेरी बॉय हु हेल्प मी, यह वही लड़का है, सेम लड़का है जिसने मेरी मदद की। अब देखेंगे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या हो जाता है, हमारा एडजेक्टिव हो जाता है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है ये, ठीक है ना। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट भी हमारा है। कहता है रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहां आपसे पूछा गया है कि रनिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। आप देखेंगे कि ये रनिंग जो हमारा है ये वर्ब का चौथा रूप है, मतलब वर्ब का चौथा रूप है तो मतलब वर्ब हो गया। सही बात है, वर्ब की ही उत्पत्ति है, ये वर्ब से ही बना है ये। लेकिन अब देखेंगे कि सेंटेंस में ये जगह है सब्जेक्ट का, ठीक है ना। और सब्जेक्ट का कार्य कौन करता है, या तो नाउन करेगा या नाउन इक्विवेलेंट करेगा जो नाउन के बराबर कार्य करेगा। क्लियर है। अब देखेंगे इसमें कि आपको करना क्या है। तो नाउन के बराबर कौन कौन कार्य करता है, तो नाउन के बराबर सबसे बड़ा कार्य करता है प्रोनाउन, ठीक है ना। अगर प्रोनाउन नहीं है तब देखेंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में हम देखेंगे कि यहां हो जाता है 2 + V1, ठीक है ना, ये कार्य करता है। या फिर हम देखेंगे जेरंड, ठीक है ना, जहां पे वर्ब का चौथा रूप कार्य करता है। और कभी कभी देख लेंगे हम कि दी प्लस एडजेक्टिव भी जो है ये आपके सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है पूरे कम्युनिटी का बोध कराने के लिए। तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, नाउन इक्विवेलेंट के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे चूंकि ये वर्ब का चौथा रूप है और नाउन के जगह पे कार्य कर रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा, जेरंड हो जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि वर्ब है लेकिन कार्य कर रहा है जेरंड के रूप में। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर ऐसा है तो अपना प्यार यूं ही बरसाते रहिए और बने रहिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा पे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।